नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। दोस्तों बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर एक जीवित वस्तु है या फिर जीवित ऑर्गेनिज्म है तो वो अपने बच्चे पैदा करता है पुनरुत्पादन से। उनके बच्चों में जो गुणधर्म होते हैं वो उनके माता पिता में नहीं होते, क्योंकि उनके बच्चों में जो गुणधर्म होते हैं वो उनको उनके जो एनवायरनमेंट होता है, उनकी जो परिस्थिति होती है उसमें सर्वाइव करने के लिए मदद करते हैं। लेकिन उनके माता पिता के वक्त में वो परिस्थिति नहीं थी, इसलिए वह उनमें वो गुण नहीं होते। दोस्तों इसी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए दो शास्त्रज्ञों ने अपनी अपनी थ्योरीज बनाई थी, जिसमें एक को जानते हैं हम लैमार्किज्म, जो कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के नाम से भी जानी जाती है, जिसको कि बनाया था लैमार्क नाम के एक शास्त्रज्ञ ने। और दूसरी थ्योरी है डार्विनिज्म, जो कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी जानी जाती है, जिसको बनाया था चार्ल्स डार्विन ने। दोस्तों चलिए यहाँ पे हम अपनी पहली थ्योरी देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहली थ्योरी है लैमार्किज्म, जिसको हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। इसको बनाया था लैमार्क ने 1809 में। तो उनके मुताबिक यहाँ पे हमें इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स करने के लिए तीन चीज़ों की मेनली ज़रूरत होती है। इसमें से पहली चीज़ है कि हमारी ज़रूरत, दूसरी चीज़ है कि हम उस ऑर्गन का कितना इस्तेमाल करते हैं और कितना इस्तेमाल नहीं करते हैं, और तीसरी चीज़ है कि यहाँ पे हम अपने एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है वो अपने बच्चों को देते हैं। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे हमें पहला एग्जाम्पल मिलते हैं, जो कि है हम उस ऑर्गन का कितना इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जिराफ। आप सभी ने जिराफ देखा होगा कि उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। और लंबी क्यों होती है इसका भी कारण आपने सुना होगा कि आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसकी गर्दन लंबी हुई क्योंकि पुराने ज़माने में वो बड़े बड़े पेड़ थे और बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन बहुत ऊंची करता था, जिसके कारण उनके बच्चों में वो गर्दन लंबी होती गई। और कुछ ऐसा ही मानना है लैमार्किज्म में, जो कि लैमार्क ने भी बताया था। दोस्तों इसमें हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, वो है हम किस ऑर्गन का मतलब किस अवयव का हम इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारे शरीर में से कैसे नष्ट हो जाता है। यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं कि सांप का। यहाँ पे हम देखते हैं कि सांप अभी भी रेंगते जाता है क्योंकि उसको पैर नहीं है। मगर लैमार्क के मुताबिक पुराने ज़माने में सांप को भी पैर थे और वो भी चल कर जाता था, मगर धीरे धीरे उसने ज़मीन पर से रेंगना शुरू किया और इसी कारण उसके भी पैर गायब हो गए। मगर दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इसी थ्योरी को एक शास्त्रज्ञ ने डिस्प्रूव किया था कि ये थ्योरी गलत है, क्योंकि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने एक चूहा पकड़ा था और उसकी पूंछ काटी थी। बाद में उसने उसका रिप्रोडक्शन किया दूसरे चूहे के साथ जिसकी भी पूंछ काटी गई थी, और उसका रिप्रोडक्शन हुआ, उसके बच्चे पैदा हुए। उनकी पूंछ थी, उनकी भी पूंछ उसने काटी और उनका रिप्रोडक्शन किया। ऐसा उसने तकरीबन 20 जनरेशन के साथ, मतलब ऐसा उन्होंने तकरीबन 20 बार किया। तब भी उन्होंने ये पाया कि उनके जो बच्चे हैं उनमें अभी भी पूंछ आ रही है। इसका मतलब है कि उनके पेरेंट्स में पूंछ नहीं है तो भी उसके बच्चों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब उनके जीन्स में है, ना कि उनके एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में। दोस्तों इसी कारण से यहाँ पे डार्विन नाम के शास्त्रज्ञ ने दूसरी एक थ्योरी प्रपोज की, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। दोस्तों पुराने ज़माने में डार्विन समंदर में घूमने गए थे। उनके शिप का नाम था HMS बीगल, और उसी समय उन्होंने बहुत सारे निरीक्षण किए, ऑब्जर्वेशंस किए, वो सब अपने पास नोट डाउन किए, और उन्हीं में से उन्होंने एक निष्कर्ष बताया कि जो आजकल ऑर्गेनिज्म्स है, मतलब जो आजकल यहाँ पे सजीव है, जीव जंतु है, वो सब अपने आप में मतलब अपने आपस में कुछ ना कुछ तो सिमिलर, मतलब कि जो समान गुणधर्म है वो रखते हैं। और वो सब आज के नहीं बल्कि सालों से चलता आ रहा है, और उनके गुणधर्म सालों पुराने जीव जंतु है उनसे भी मेल खाते हैं। दोस्तों यहाँ पे उन्होंने दूसरी बात बताई कि जो भी जीव जंतु यहाँ पे है उनका धीरे धीरे इवोल्यूशन, मतलब उनकी उत्क्रांति होती जाती है, उनके बदलाव होते जाते हैं। उनमें कुछ गुणधर्म पाए जाते हैं नए, और कुछ गुणधर्म उनके मतलब कुछ अवयव वगैरह नष्ट हो जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सजीव ही इस दुनिया से नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो इस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता।
और दोस्तों इन्होंने यहाँ पे तीसरी बात बताई कि हर सजीव में अपने अपने कुछ बिल्ट इन वेरिएशंस, मतलब जो कि उनमें पैदाइशी गुणधर्म है वो होते और वो कभी नहीं बदलते, वो इवोल्यूशन में नहीं बदलते, क्योंकि उनके मुताबिक अगर ये गुणधर्म उनमें नहीं है तो वो सजीव इस एनवायरनमेंट में जी ही नहीं सकता, और ये गुणधर्म उनमें सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे जो कि कभी नहीं बदल सकते, और अगर वो बदल गए तो सजीव इस एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं हो सकता और वो यहाँ से नष्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसी को इन्होंने नाम दिया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो इस एनवायरनमेंट में अच्छे से सर्वाइव कर पाता है, इस एनवायरनमेंट में अच्छे से अडेप्ट हो पाता है, वही यहाँ पे रह सकता है और वही इस एनवायरनमेंट में फिट है, ऐसा उन्होंने कहा है। दोस्तों इनके मुताबिक फिटेस्ट का मतलब, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब जो फिटनेस से बोलते हैं, इसको ये डायरेक्टली लिंक करते हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस से। मतलब इन्होंने बताया है कि जो सजीव ज़्यादा बच्चे पैदा करता है और जो ज़्यादा अच्छे से इस एनवायरनमेंट में रह पाते हैं वही सजीव यहाँ पे रह सकते हैं, और बाकी के सारे सजीव नष्ट हो जाएंगे। और ये सब हम नहीं बल्कि ये निसर्ग, ये नेचर ही करता है। इसी को इन्होंने नाम दिया है नेचुरल सिलेक्शन। दोस्तों इस निरीक्षण के मुताबिक उन्होंने अपने दो कॉन्सेप्ट बनाए हैं, वो है नंबर 1 ब्रांचिंग डिसेंट और नंबर 2 नेचुरल सिलेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब है कि जो भी एक ऑर्गेनिज्म है उसके बच्चे पैदा होंगे और उन बच्चों के भी बच्चे पैदा होंगे और उन बच्चों के भी बच्चे पैदा होंगे, और वही इस निसर्ग में इस धरती पर रहेंगे। लेकिन सबका माता पिता, मतलब सबको जिसने प्रोड्यूस किया है वो अल्टीमेटली एक ही है, सब बच्चों के माता पिता के जो पूर्वज है वो भी एक ही है। और दोस्तों यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि जो बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं उनके माता पिता चाहे एक ही हो, मगर यहाँ पे अगर बहुत सारे बच्चे पैदा हो तो वही ज़िंदा रहते हैं जो कि इस कंडीशन में, इस एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को अडाप्ट कर पाए, और जो अडाप्ट नहीं कर पाता वो यहाँ पे नहीं रह सकते। ये सब प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे उन्होंने एक बैक्टीरिया की कॉलोनी प्रोड्यूस की। उस कॉलोनी में सेम बैक्टीरियाज थे। बाद में उनका 1 घंटे बाद रिप्रोडक्शन हुआ और उनके बच्चे पैदा हुए। उनके बच्चे पैदा हुए जिसमें कि 2 तरह के कैरेक्टर्स थे, मतलब उन्होंने आधे आधे उनको डिवाइड किए। 2 तरीके के बच्चे थे, एक थे अलग, मतलब जो कि एम्पिसिलिन में रह सकते हैं, दूसरे रहते हैं टेट्रासाइक्लिन में। मतलब मान लीजिए दोनों ऐसे है, अगर मान लीजिए दोनों वहाँ पे एक टेट्रासाइक्लिन का एनवायरनमेंट हमने बनाया और उसी में दोनों को डाल दिया, तो वहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले वहाँ पे नहीं जी सकते, क्योंकि उनके पास वो ताकत नहीं है, वो इस एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर सकते। वहीं अगर हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाले बैक्टीरियाज की बात करें तो इस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो जीन्स है, उनके पास वो मॉडिफाइड जीन्स है जो कि टेट्रासाइक्लिन के एनवायरनमेंट को रेजिस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे वो अडाप्ट करके रह सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सिर्फ कॉलोनी बी जिंदा रहेगी और कॉलोनी ए मर जाएगी। तो इसी को उन्होंने नाम दिया नेचुरल सिलेक्शन। और दोस्तों ये जो अडेप्ट करने के लिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन बैक्टीरियाज में होता है वो जीन्स के थ्रू उनके बच्चों में इनहेरिट होता है, ना कि उनकी एडेप्टिव एबिलिटी के थ्रू। इसलिए इन्होंने नाम दिया इसको नेचुरल सिलेक्शन। दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कुछ फैक्ट्स पे डिपेंड होती है, और वो फैक्ट्स है हेरिटेबल माइनर वेरिएशंस, ओवर प्रोडक्शन बाय ऑर्गेनिजम्स, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीसीज। मतलब छोटे छोटे बदलाव जो कि अपने बच्चों को हम दे सकते हैं, एक ही बार में बहुत सारे बच्चे पैदा करना, खाने की कमी। कमी का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि उनको पूरे तरीके से जितना ज़रूर है उतना खाना नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे उन्हें अनलिमिटेड खाना नहीं मिलता जितना कि उनको लगता है, बल्कि यहाँ पे अगर अपने को लगता है कि जितना खाना है वो लिमिटेड ही होता है। और इसीलिए उन्होंने बताया कि जो फिट है वही यहाँ पे सर्वाइव करेगा, और यहाँ पे फिटेस्ट का अल्टीमेटली मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। दोस्तों यहाँ पे डार्विन ने वेरिएशन और जो इवोल्यूशन होता है कैसे होता है ये सब तो बता दिया, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ओरिजिन ऑफ वेरिएशन एंड मैकेनिज्म स्पेसिएशन इसको इन्होंने इग्नोर कर दिया, मतलब इसके ऊपर उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए यहाँ पे एक नए शास्त्रज्ञ ने
ह्यूगो डी वेरिस नाम के शास्त्रज्ञ ने अपना एक रिसर्च कंडक्ट किया जो कि मेंडल से इंस्पायर था, और उन्होंने अपना रिसर्च वर्क किया ओइनोथेरा लैमार्किना पे, जिसका मतलब है इवनिंग प्राइमरोज। दोस्तों इनके मुताबिक यहाँ पे क्या होता है कि म्यूटेशन या फिर जो इवोल्यूशन बोलते हैं, इसको इन्होंने नाम दिया साल्टेशन। साल्टेशन का मतलब है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। इनके मुताबिक जो म्यूटेशन है, जो इवोल्यूशन है, जिसके जो म्यूटेशन से होता है, वो एक नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है जो कि किसी भी डायरेक्शन में नहीं हो, सडनली होता है, अचानक से होता है और बहुत ही बड़े तादाद में होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम डार्विन की बात करें तो उन्होंने बताया कि म्यूटेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है और वो सालों तक चलता है, ना कि झट से हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी देखने को लेकिन डार्विन की थ्योरी यहाँ पे सबसे ज़्यादा सच्ची मान जाती है। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।